ब्लू लॉक एनिमे का रिव्यू करने से पहले जान लेते हैं कि ब्लू लॉक एनिमे आखिर है किसके बारे में। ब्लू लॉक एक स्पोर्ट्स जॉनर का एनिमे है जो कि बेसिकली फुटबॉल स्पोर्ट पे बेस्ड है, जिसके क्रिएटर्स है मुनेयुकी केनशिरो और यूसुके नोमुरा। और इस शो को एनिमेट किया है 8-बिट एनिमेशन स्टूडियो ने, जिन्होंने इससे पहले दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम जैसे फेमस एनिमे सीरीज को भी एनिमेशन दिया हुआ है। क्या आपको पता है कि ब्लू लॉक की जो मांगा है उसकी 24 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सर्कुलेशन में है, और इसके मांगा को 2021 में शोनन कैटेगरी में 45th कोडांसा मांगा अवार्ड भी दिया गया था। उसके साथ साथ ब्लू लॉक की मांगा ने दिसंबर 2022 में 15 लाख से भी ज्यादा कॉपीज सोल्ड की थी, और वन पीस, जुजुत्सु काइसन और चेनसॉ मैन जैसे फेमस मांगास को सेल्स के मामले में सरपास कर दिया था, और उस महीने की हाईएस्ट सोल्ड मांगा बन गई थी। जैसे कि अदर स्पोर्ट्स एनिमे पॉजिटिव चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, वहाँ ये एनिमे स्पोर्ट्स की डार्क और नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। अगर आप फुटबॉल स्पोर्ट्स से ज्यादा फेमिलियर नहीं हो, फिर भी आप इस शो को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इस शो को बनाया ही इस तरीके से गया है कि एक नॉन फुटबॉल लवर भी इस शो को आसानी से एंजॉय कर सकता है। तो ये शो कैसा है, मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और क्या ये शो आपका अटेंशन डिजर्व करता है, लेट्स फाइंड आउट। 2018 फीफा वर्ल्ड कप में जापान की हार के बाद जापानीज फुटबॉल यूनियन ने एक फुटबॉल एनिग्मा ईगो जनपची को ब्लू लॉक इस ट्रेनिंग रेजिमेंट का हेड बनाया है, और इस ट्रेनिंग रेजिमेंट का सिर्फ एक ही मेजर गोल है जापान को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ईगोइस्ट स्ट्राइकर देने का, जिसके लिए ऑल अराउंड जापान में जितने भी कॉलेज स्टूडेंट है जो फुटबॉल में गिफ्टेड है, उन सबको ब्लू लॉक ट्रेनिंग रेजिमेंट की तरफ से एक इन्विटेशन भेजा जाता है। तो इससे पहले कि मैं इसकी स्टोरी में पूरी तरह घुस जाऊँ, मैं आपको बताता हूँ कि ब्लू लॉक आखिर है क्या। तो ब्लू लॉक एक ऐसा ट्रेनिंग रेजिमेंट है जहाँ पे ऑल अराउंड जापान में जितने भी टैलेंटेड फुटबॉलर्स है वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। ब्लू लॉक के रूल्स काफी सिंपल है, अगर आप इसमें जीत गए तो आपको सीधा जापान की इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में एज अ मेन स्ट्राइकर खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप हार गए तो आप दोबारा जिंदगी में कभी फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। तो यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से बहुत लोगों का सपना होगा कि आप अपनी कंट्री को एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में रिप्रेजेंट कर पाए, और अगर आपको एक ऐसा चांस मिलता है जिससे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें फेल हुए तो आप वो स्पोर्ट जिंदगी में दोबारा कभी खेल नहीं पाओगे, तो क्या आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? मुझे आपका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ बैक टू द स्टोरी। किसी महान पुरुष ने कहा है, इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ देन यू हैव टू टेक द रिस्क, और यही रिस्क लेकर लगभग 300 फुटबॉलर्स ब्लू लॉक की इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनमें से एक है हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर योइची इसागी, जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बनने का सपना लेकर ब्लू लॉक में आया है। ब्लू लॉक में इंटर करते ही उसे रियलिटी चेक मिलता है कि जिन लोगों के साथ वो कम्पीट कर रहा है उनकी फुटबॉल स्किल्स ओवर द टॉप है, और उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनको बीट करना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके बाद उन सबको उनकी स्किल्स के अनुसार रैंकिंग दी जाती है। 300 बंदों में से योइची की रैंक होती है 299, मतलब कि अगर स्किल्स के हिसाब से देखें तो सिर्फ एक ही बंदा उसके नीचे होता है, बाकी सब उसके ऊपर है। तो क्या अपना योइची इतने सारे टैलेंटेड स्ट्राइकर्स को सरपास करके वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बन पाएगा, या फिर पहले राउंड में उसको अपने सपने को अलविदा कहना पड़ेगा? वो जानने के लिए आपको ये शो एक बार देखना पड़ेगा। अगर ऑनेस्टली बताओ तो आई एम नॉट अ फुटबॉल लवर, ना ही मैं देखता हूँ और ना ही मैं खेलता हूँ। देखिए, गाली देने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस शो की पोटेंशियल का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक नॉन फुटबॉल लवर एक फुटबॉल पे बेस्ट एनिमे के ऊपर रिव्यू बना रहा है और लोगों को बोल रहा है कि ये एनिमे देखो, मतलब एनिमे में कुछ तो बात होगी ना। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। Another one. मैं आपको एक और रीजन बताता हूँ। जब ये एनिमे फर्स्ट टाइम एयर होना चालू हुआ था तब मैंने इसके पहले आई थिंक 4-5 एपिसोड देखे होंगे। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 बेस्ट ऑनगोइंग शोज। उस वीडियो में मैंने इस एनिमे को इंक्लूड किया था। ये वीडियो बनाने के बाद मैंने इस एनिमे को देखना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे शोज थे कवर करने के लिए, तो मैंने इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया। फिर भी मैंने इस एनिमे के 20 एपिसोड डाउनलोड करके रखे थे। तो एक दिन मेरा डाटा पैक जल्दी खत्म हो गया और उस टाइम पे मेरे पास देखने के लिए कुछ था भी नहीं, तो मैंने ब्लू लॉक देखना चालू किया। उसके बाद इस शो की इंटेंसिटी में मैं इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब इसके 20 एपिसोड खत्म कर डाले। आई नो कि इस शो में टोटल 24 एपिसोड थे, लेकिन तब तक सिर्फ 20 ही रिलीज हुए थे, और वो भी मैंने एक ही दिन के अंदर खत्म कर दिए थे। और उसके बाद जो आखिर के 4 एपिसोड के लिए जो मैंने स्ट्रगल किया है ना भाई साहब, इतना इंतजार तो मैंने डीमन स्लेयर के लिए भी नहीं किया था, ऑनेस्टली बताऊं तो। क्या ये शो वर्थ इट है? यस, इट इज टोटली वर्थ इट। आप ना मेरी ना किसी और की बात सुने,
आप खुद देखिए और खुद फैसला कीजिए। इस शो को देखने के बाद सबसे पहली जो चीज नजर आती है वो है इसका एनिमेशन और इसका आर्ट स्टाइल, जो कि काफी यूनिक लगा मुझे। इस शो में CGI भी यूज किया गया है जो इस शो के एनिमेशन को और भी अच्छा बनाता है। जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि इस शो का एनिमेशन हाईली इंस्पायर्ड है ब्लीच एनिमे सीरीज से। इवन इस शो के कुछ कैरेक्टर्स भी ब्लीच सीरीज से इंस्पायर्ड है, जैसे कि रेनसुके कुनिगामी, जिसका आर्ट वर्क हाईली इंस्पायर्ड है इचिगो कुरासाकी से, जो कि ब्लीच सीरीज का मेन प्रोटोगनिस्ट है। इस शो में जब सिचुएशन टेंस हो जाती है ना, तब जो एनिमेशन हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, जिसकी वजह से कुछ लोग इस शो को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बट एज अ जनरल ऑडियंस बात करें तो वो एनिमेशन आपको उस सिचुएशन की इंटेंसिटी को फील करवाता है। इस शो के सेकंड पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर बात करें तो इस शो की जो स्टोरी है ना वो काफी वेल रिटन है और इतनी एंगेजिंग है कि थ्रू आउट द एपिसोड आपको सीरीज में इन्वेस्टेड रखेगी। ये शो हमें बीच बीच में जो सस्पेंस और ट्विस्ट देता है ना, उनको देखने के बाद आप सीरीज में बोर बिल्कुल नहीं होंगे। इस शो में बहुत सारे इंटेंस मोमेंट्स है और कुछ मोमेंट्स तो ऐसे है कि जिनको देखकर आपको गूज़बम्स आ सकते हैं। इस शो के कैरेक्टर्स कम और डीमंस ज्यादा लगते हैं। इस शो में जब आप इनको पहली बार देखोगे तब आपको ये नॉर्मल लगेंगे, लेकिन जैसे ही ये फील्ड पे उतरते हैं उसके बाद इनका ऑरा बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हर एक कैरेक्टर के पास अपनी एक स्पेशल स्किल होती है जो उन्हें अदर कैरेक्टर से डिफरेंट बनाती है। अदर एनिमे शोज के कैरेक्टर्स एक तो लवेबल होते हैं या फिर नॉट लवेबल होते हैं, लेकिन इस शो के कैरेक्टर्स टेरिफाइंग है। इस शो के कैरेक्टर्स और इस शो का इंटेंस प्लॉट इस शो को डार्क बनाता है, जिसकी वजह से ये शो बाकी स्पोर्ट्स एनिमे से डिफरेंट लगने लगता है। इस शो में जब प्लेयर्स एक ओपनिंग क्रिएट करने के लिए एक दूसरे के साथ जो माइंड गेम्स खेलते हैं ना, वो काफी इंट्रूगिंग लगता है और जो मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो अपने अपोनेंट को डिसीव करने में सफल होता है। ये शो हमें सिखाता है कि अगर आपको सॉकर में नंबर 1 बनना है तो आपको मेंटली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जितना आप फिजिकली बन सकते हो। ये शो ईगो, इंडिविजुअलिज्म और अपना गोल अचीव करने के लिए प्लेयर जो सैक्रिफाइसेस करता है, इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर ये शो ज्यादा फोकस करता है। ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स का यूज करके एक पॉजिटिव आउटकम लाने की कोशिश ये शो करता है। जैसे कि अदर स्पोर्ट्स एनिमे टीम वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, उनसे बिल्कुल उल्टा ये एनिमे इंडिविजुअलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। इस एनिमे का फर्स्ट सीजन देखने के बाद मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फ्यूचर में जाके ये एनिमे हाइक्यू के बाद वर्ल्ड सेकंड बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे बन सकता है। सेकंड बेस्ट इसलिए कहा क्योंकि मेरे हिसाब से हाइक्यू इज द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। जिन्होंने हाइक्यू एनिमे देखी है वो मेरे बात से 100% एग्री करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि इस शो के जो कैरेक्टर्स है उनके कुछ एस्पेक्ट्स रियल लाइफ फुटबॉलर्स से इंस्पायर्ड है? क्या बात कर रहा है, डिटेल्स तो दे। जैसे कि बाचेरा की ड्रिबलिंग इंस्पायर्ड है रोनाल्डिनो से, इसागी की प्ले स्टाइल इंस्पायर्ड है इटालियन फुटबॉलर फिलिपो इंजागी से, और बोरो का जो एरोगेंस और मेंटेलिटी है वो इंस्पायर्ड है मारियो बैलोटेली से। इस शो का यूनिक प्लॉट, मेमोरेबल कैरेक्टर्स, डार्क एनवायरनमेंट, ग्रिपिंग स्टोरी और इसका यूनिक आर्ट स्टाइल और एनिमेशन इस शो को एक मस्ट वॉच बनाता है।